everyone. I welcome all of you on the platform of Course Edu Informatics. And here again I am Palak Agarwal with a new topic for the Indian Contract Act. Yes, we were discussing in our earlier lectures about the contract, essential elements of the contract and the rules and regulations comprising of the offer. ऑफर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कस किया था. एंड नाउ in this lecture we will discuss about the rules and regulations regarding the acceptance. जो acceptance के जो rules and regulations हैं हम लोग अपने इस क्लास के अंदर शुरू करेंगे. ठीक है जी. तो इस क्लास में ज्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा हमारे लेक्चर के ऊपर. ठीक है जी. देखिए, जैसे मैंने ऑफर को कुछ एक पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, वैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस को कुछ एक 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, second is essentials and the third one is revocation of the offer and acceptance. तो इसके अंदर हम लोग acceptance को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. acceptance क्या होता है, इसके essentials क्या होते हैं, कि what elements comprises of an valid acceptance and the rules and regulations regarding the revocation of offer and acceptance. revocation के offer and acceptance क्या होते हैं और revocation क्या होता है. ठीक है जी. तो चलिए let's start with the topic. देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्सन अगर बी को एक ऑफर करता है. ऑफर करने का मतलब क्या है कि कोई भी ए पर्सन बी को अगर अपने मन की विलिंगनेस बताता है दैट ही वांट्स टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, तो उस केस के अंदर वो उसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, जहां पे ही इज शोइंग हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain from doing anything. तो अगर B उसकी बात को मान लेता है, that means B has accepted the offer. B ने अपनी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. B ने जो A ने उसको ऑफर दिया है उसे एक्सेप्ट कर लिया है. जब भी आप किसी पर्सन की बात मान लेते हो, that means you have accepted that proposal. तो when the person to whom the proposal is made, कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, to whom the proposal is made signifies his assent, अपनी assent दे देता है वो, या तो हाँ में या फिर ना में. अगर आपको ऑफर यस और नो में पूछा जा रहा है तो आपको आंसर भी यस और नो में ही करना है. अगर आपको कोई नेगेटिव काम पूछा जा रहा है तो उसके लिए आप ना करोगे, हाँ करोगे. अगर आपको कोई पॉजिटिव काम पूछा जा रहा है तो भी उसके लिए आप या तो हाँ करोगे या फिर ना करोगे. तो when an acceptance is made to you, तो उस काम के लिए आपको कोई भी ऑफर दिया जा रहा है और वो ऑफर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. और हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जब आपका एक ऑफर प्लस उसके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, तब आपका वो क्या बन जाता है, तब आपका वो बन जाता है एक प्रॉमिस बन जाता है. यानी कि आपने एक प्रॉमिस किया, दूसरे वाले ने आपको एक प्रॉमिस किया, दैट मीन्स यहाँ पे अब हम इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. यस बच्चों, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है, जब ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए ने बी को कहा कि मुझे आपकी वॉच खरीदनी है. बी ने कहा ठीक है, मैं अपनी वॉच आपको बेच दूंगा. ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. दैट मीन्स अब ये एक प्रॉमिस बन गया. और यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको वॉच के बदले में 10,000 रुपए दूंगा. बी ने कहा मैं आपको वॉच दूंगा. तो दैट मीन्स दोनों ने आपस में एक एक प्रॉमिस किया. अब हम इनको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. क्या बोलते हैं हम इनको, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. क्लियर है, क्लियर है जी आपको. चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक मैंने चार्ट बनाया है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है कुछ ये. तो इसके अंदर क्या है, वो सबसे पहले तो कहता है अगर आप किसी को एक ऑफर देते हो तो 2 ही इसके ऑप्शंस हैं, या तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी या ये रिजेक्ट हो जाएगी. अगर तो मान लो ये रिजेक्ट हो गई, अगर तो ये मान लो रिजेक्ट हो गई. एक इससे पहले ना, इस डायग्राम को करने से पहले ना, मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर. इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर क्या होती है, जैसे हमने क्रॉस ऑफर किया था वैसे ही मेरी एक क्या होती है, काउंटर ऑफर. देखिए काउंटर ऑफर क्या होता है,
मान लीजिए ए ने बी को कहा कि भैया मुझे तुम्हारी वॉच खरीदनी है 10,000 रुपए में, मुझे तुम्हारी वॉच खरीदनी है 10,000 रुपए में। बी ने कहा ओके, मैं आपको अपनी वॉच तो दे दूंगा, मैं आपको अपनी वॉच तो दे दूंगा, लेकिन मैं आपको वो वॉच दूंगा 12,000 रुपए में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी ए की ऑफर को एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन उसे पार्शियल एक्सेप्ट कर रहा है। वॉच तो दे रहा है, लेकिन जो ए ने प्राइस रखा है 10,000 रुपए, वो कहता है उसमें नहीं दूंगा। तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब है आप बी की ऑफर को रिजेक्ट करके आप अपनी एक नई ऑफर दे रहे हो, दैट इज इन 12,000। इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। काउंटर ऑफर को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी कि भैया 10 में नहीं दूंगा, 12,000 में दूंगा मैं आपको ये सामान। ठीक है, तो काउंटर ऑफर क्या होती है? काउंटर ऑफर इज ऑल्सो नोन एज द कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जहां पे सामने वाले पर्सन ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट विद द कंडीशंस कि वो आपको इतने रुपए में ये प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाती है, सबसे पहले अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, बिना कुछ कहे सुने उसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और ये क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया है, काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है। दैट मीन्स अभी 10,000 वाली ऑफर लैप्स हो गई, अब उसने उसको नई ऑफर दे दी कि 12,000 में खरीदनी है तो बोल, अदरवाइज मैं आपको सेल नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ऑफर रिजेक्ट हो जाती है, नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। कोई भी ऑफर, या अगर मान लीजिए कोई भी आपकी ऑफर रिजेक्ट हो जाती है, कोई भी पार्टी आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसके बाद में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, नो पार्टीज, नो कंसिक्वेंसेज, नो ब्रीच। कुछ भी अराइज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट की फॉर्म में बनकर रह जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर टू द ऑफरी। अब ये हम शुरू करने लगे हैं रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। अब हम क्या करने लगे हैं? रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़ेंगे अब हम लोग। सबसे पहला वो ये कहता है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस करनी है तो जिसने ऑफर किया उसको बता तो दो, ऑफरर को बता तो दो कि आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अंदर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, FELT, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। ये लैंडमार्क केस है इसका। इसके मैं फैक्ट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से ये लिख लीजिए, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। जल्दी से लिख लीजिए केस का नाम प्लीज। देखिए सारे हम लोग इंग्लिश केस लॉज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 के अंदर। तो बेसिकली जो भी मेरे पास केस लॉज है वो सारे के सारे क्या है? इंग्लिश केस लॉज है। तो फर्स्ट इज फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इस केस के अंदर क्या हुआ था? ये एक पर्सन थे, इन्होंने अपने नेफ्यू को बोला कि आप अपना ये हॉर्स जो है वो मत सेल करना, ये आपका हॉर्स मैं खरीदूंगा, ये जो आपका स्पेशल व्हाइट कलर का हॉर्स है ये मैं खरीदूंगा, आप प्लीज किसी को ये हॉर्स मत बेचना। बी ने अपने सर्वेंट को बोला, बी ने ए को कुछ नहीं बोला, ए ने अपने अंकल को कुछ भी नहीं बोला और अपने घर पे आ गए। अब घर पे आके बी ने अपने सर्वेंट को बोला, भैया एक काम करना, ये जो व्हाइट रंग का हॉर्स है ना ये मत बेचना, ये मेरे अंकल ने खरीदना है, उन्होंने मुझे बोला था। ठीक है, अब सर्वेंट ने गलती से ये व्हाइट हॉर्स क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब अंकल इससे हॉर्स मांगने आए, बी ने कहा अंकल वो तो सेल हो गया। अब अंकल ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अरोज वेदर द अंकल कैन स्यू बी फॉर द सेल ऑफ हॉर्स और नॉट। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बी ने तो कभी भी ए को हाँ करी ही नहीं थी, उन्होंने तो कभी भी यस उसको करी ही नहीं थी, कभी कम्युनिकेट ही नहीं किए थे। उन्होंने तो अपने सर्वेंट को आके बोला था भी मत बेचना।
दैट मीन्स देयर इज अ नो एक्सेप्टेंस इन दिस केस। ऑफर की कोई एक्सेप्टेंस तो हुई ही नहीं, क्योंकि बी ने कभी ए को तो आके बोला ही नहीं कि भैया आप ये हॉर्स मत बेचना, क्योंकि मैं आपको ये हॉर्स दे दूंगा। बी ने तो कभी ए को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो दैट मीन्स देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द नेफ्यू एंड द अंकल। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? आई होप आप सब लोगों को ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, ऑफरर मेक्स ऑफर, ऑफरी गिव एक्सेप्टेंस, ऑफरर रिसीव्स द एक्सेप्टेंट बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो जब भी किसी केस के अंदर ऑफरर ऑफर करता है, ऑफरी जिसको ऑफर किया जा रहा है, जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसको एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है, तब आखिर में मेरा क्या बनता है? बाइंडिंग एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, और अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तभी जाके मेरा क्या बनेगा? एक सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप अब आप सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो अच्छे से याद हो गई होगी। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ये और नोट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, एक्सेप्टेंस मस्ट रीच द ऑफरर एंड ही मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ इट। तो एक्सेप्टेंस के बारे में ऑफरर को पता होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, सॉरी, यानी कि उसके अंदर कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नो, यू कैन नॉट से लाइक दिस। अगर आपको ऑफर पसंद है तो यस करो, अगर ऑफर पसंद नहीं है तो नो कर दो, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन अब उसके अंदर आप इफ एंड बट्स अटैच नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोज अ नो स्ट्रिंग अप्रोच्ड पॉलिसी। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पॉलिसी मीन्स एन एक्सेप्टेंस कैन नॉट हैव एनी कंडीशन अटैच्ड टू इट। आप अगर मान लीजिए ए आपको कह रहा है कि सर आप मुझे अपनी घड़ी सेल कर दो। अब बी उसको कह रहा है मैं घड़ी तो सेल कर दूंगा लेकिन मैं पैसे कैश में लूंगा, मैं चेक में लूंगा। दिस कैन नॉट बी डन। अगर आपको घड़ी बेचनी है तो बात करो, ये आप कंडीशंस, फालतू की कंडीशंस आप एक्सेप्टेंस के अंदर ये कंडीशंस नहीं लगा सकते हो। यू कैन नॉट अटैच एक्स्ट्रा कंडीशंस टू दिस। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई भी फालतू की इफ एंड बट्स आप एक्सेप्टेंस के अंदर अटैच नहीं कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज acceptance must be communicated in the prescribed manner or in a reasonable usual manner। अब इसके अंदर ये होता है, देखो ऑफर के अंदर क्या होता है, ऑफर के साथ आप कोई भी कंडीशन अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफर के साथ आप कोई भी कंडीशन अटैच कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बोल दो कि सर अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट हो ना, मुझे पर्सनल कॉल कर देना, मुझे पर्सनल कॉल कर देना। पर्सनल कॉल करोगे तभी मैं मानूंगा कि आपने एक्सेप्टेंस की है। कोई लेटर में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई आपका टेलीग्राम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक पर्सनल कॉल कीजिएगा कि भैया मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट है। ठीक है? तो एक्सेप्टेंस में वो कह रहा है कि एक्सेप्टेंस का रूल है कि आपको एक्सेप्टेंस हमेशा प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही करनी है। जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड मोड प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द ऑफरर, उसके अंदर ही आपको आपकी एक्सेप्टेंस देनी होगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर अब इसमें पर्सनल कॉल उसने बोला था, आप खुद उसके पास चले गए, खुद उसको बताने के लिए चले गए कि भैया मुझे एक्सेप्ट है आपकी ऑफर। नाउ दिस इज एन रीजनेबल और यूजुअल मैनर। अब इसके अंदर आपने एक एक्सेप्टेंस के लिए बेटर मेथड यूज किया है, दैट मीन्स अब ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन अगर आप पर्सनल कॉल करने की जगह उसको लेटर भेज देते तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं थी, क्योंकि आपने पर्सनल कॉल की बजाय उसको लेटर भेजा, जो कि एक उससे नीचे वाला मेथड माना जाता है, उससे लोअर मेथड है ये। पर्सनल कॉल की बजाय आप खुद जा रहे हो तो वो एक अपर मेथड है, दैट विल बी अ वैलिड मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए,
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इफ अ कंपनी मेक्स एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, अ बायर शुड कॉन्ट्रैक्ट द एजेंट बाय फोन और ईमेल इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग अ लार्ज बैनर इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन टू बाय द प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आप क्या कीजिए, उनको मेल कीजिए या फिर उनके एजेंट को फोन कॉल कीजिए, या फिर ये नहीं कि उनके ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाओ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एक वैलिड एक्सेप्टेंस जो है वो यूजुअल मोड के अंदर होनी चाहिए, एक रीजनेबल मेथड के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस द यूजुअल मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी यूज्ड। अगर आपको उसने कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं बताया हुआ है तभी आप एक रीजनेबल मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जिस मेथड के अंदर उसने आपको बताया है एक्सेप्टेंस देने के लिए उसी मेथड के अंदर आप वो एक्सेप्टेंस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड व्हाइल द ऑफर इज सब्सिस्टिंग। याद हो तो एक केस किया था लाल मान शुक्ला वर्सेस गोरी मोहम्मद, लाल मान शुक्ला वर्सेस गोरी मोहम्मद का केस किया था एक, अगर याद हो तो बच्चों को। उसमें कहा था कि ए जो है वो अब डॉगी गुम जाता है, बी को बोलता है मेरा डॉगी ढूंढ कर लाओ, और वो डॉगी ढूंढ कर लाने जब चला जाता है तो ए बोलता है मैं उसको 100 रुपए दूंगा जो भी मेरा डॉगी ढूंढ कर लाएगा। अब बी जो है वो इसका डॉगी ढूंढ कर ले आता है और 10 दिन बाद उससे पैसे मांगता है कि भैया सर आपने एक इनाम रखा था 100 रुपए का, लाओ दो मुझे 100 रुपए। ए कहता है किस बात के 100 रुपए, तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया था, तेरे को तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो तू मेरा ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तुझे तो अभी किसी और ने बताया है, मेरे से तो तूने सुना ही नहीं था। तो दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर ऑफर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स जिस टाइम पे जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर, और कोई पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, When an acceptance is complete, एक एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो जाएगी? मान लो ए ने बी को कहा, एक सेकेंड, ये टाइम बाउंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी हम लोग, टाइम की नहीं रहेगी ये। ए ने बी को एक लेटर लिखा 1 अक्टूबर 2020 को, और ये लेटर पहुंचा बी के पास 2 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इसने अपना जवाब लिखा और वो लेटर पोस्ट कर दिया 3 अक्टूबर 2020 को, और ये जो एक्सेप्टेंस का लेटर था ये ए के पास पहुंच गया 4 तारीख को। दैट मीन्स अब ये जो ऑफर है कब कंप्लीट हो गई? देखो जो एक्सेप्टेंस है वो 2 पार्टीज के अगेंस्ट कंप्लीट होती है, यानी कि द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई? जब इसने ये लेटर पोस्ट कर दिया और अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि 3 तारीख को एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो चुका है ऑन द पार्ट ऑफ ए। नाउ ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दैट देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को, अब एक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट द प्रपोजर जब एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया। अब ये बी की पहुंच से बाहर हो चुका है, ठीक है, लेकिन बी के लिए ये ऑफर कब, बी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा? एज द एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द बी, जब ये लेटर ए के पास पहुंच जाएगा, यानी कि 4 तारीख को। दैट मीन्स 4 तारीख को एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उससे पहले ए जो है वो बाउंड हो जाएगा 3 तारीख को ही, क्योंकि 3 तारीख को ए के पास वो कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुका है। क्लियर है आप सबको ये वाली बात? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देखो वही दोनों पॉइंट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि ए, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो अगर मैं पीछे वाली आपकी एग्जाम्पल में दोबारा जाऊं तो दैट मीन्स 3 तारीख को ये इसने पोस्ट कर दिया और इसकी पहुंच से बाहर हो चुका है, तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस
प्रपोजल ये कंप्लीट हो गई थी 3 तारीख को, ठीक है। और द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। जब ये प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वो कहता है बी एक्सेप्ट, ये वही जो मैंने आपको लेटर से एग्जाम्पल कराई है, विद डेट्स मैंने आपको एग्जाम्पल कराई है। ए ने अगर बी को कोई लेटर लिखा 1 तारीख को, इसके पास वो लेटर पहुंचा 2 तारीख को, इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया 3 तारीख को, यानी कि 3 तारीख को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट ए, और ये लेटर पहुंचा इसके पास 4 तारीख को। तो दैट मीन्स ये 4 तारीख को बी के अगेंस्ट अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए पहले समझिए रेवोकेशन क्या होता है। रेवोकेशन का मतलब होता है अपनी ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस को वापस ले लेना, अपनी ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस को वापस ले लेना। तो रेवोकेशन यानी कि एक ऑफर का रेवोकेशन कब हो सकता है? देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये एक ए पर्सन है, ठीक है, और ये बी है। अब वो कहता कि ए ने बी को एक ऑफर दिया कि मुझे 1 तारीख को ए ने एक ऑफर दिया कि मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, ठीक है। ये लेटर पहुंच गया बी के पास 2 तारीख को, 2/10/2020 को ये लेटर पहुंचा बी के पास, ठीक है। अब ये लेटर पहुंच गया इसके पास। अब बी को बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे वॉच नहीं खरीदनी। 3 तारीख को इसने वो लेटर पोस्ट करना था अपना एक्सेप्टेंस का, यानी कि अगर इसने एक बार लेटर पोस्ट कर दिया, मान लो अगर बी ने ये एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए अपनी ऑफर से बाउंड हो जाएगा, और वो अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकेगा। तो इसीलिए अगर ए को अपना कोई भी ऑफर रिवोक करना है तो उसको क्या करना होगा? ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट होने से पहले ए को बी को एक और लेटर भेजना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि मुझे आपकी वॉच नहीं खरीदनी है। दैट मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट होने से पहले ए को लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर बी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया तो उसके बाद दैट मीन्स द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर दैट इज ए। तो यानी कि अगर एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी और ए उसके बाद अपनी ऑफर को वापस नहीं ले पाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद वो बोलता है आप एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हो? अब देखो ए ने बी को लेटर लिखा, वही सेम यही एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ, 1 तारीख को लिखा। उसने मुझे कहा वॉच खरीदनी है। बी के पास ये लेटर पहुंचा 2 तारीख को। 3 तारीख को उसने ये लेटर पोस्ट कर दिया, लेकिन अभी ये लेटर पहुंचा नहीं है। ये लेटर इसके पास पहुंचेगा 5 तारीख को। ये लेटर इसके पास कब पहुंचेगा? 5 तारीख को। दैट मीन्स अगर बी को अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है तो उसे क्या करना होगा? ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 5 तारीख के पहुंचने से पहले इसको एक रिवोक का लेटर भेजना होगा कि मुझे आपको अपनी वॉच नहीं बेचनी है, आई एम रिवोकिंग माई एक्सेप्टेंस। मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हूं, जो कि आपके पास पहुंच जाएगी, उससे पहले मैं उसे रिवोक कर रहा हूं। मुझे आपको कोई भी वॉच नहीं देनी है। क्लियर है सबको?
अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। ठीक है जी। अब मोड्स क्या है रेवोकेशन के? देखो, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, सीधा सीधा मैंने कम्युनिकेशन कर दिया, सामने वाली पार्टी को मैंने नोटिस भेज दिया कि मुझे ये ऑफर नहीं करनी। फिर लैप्स ऑफ टाइम, मैंने आपको कहा था कि हफ्ते में बता देना अगर आपको वॉच बेचनी हो तो, महीना हो गया आपने बताया ही नहीं, ऑफर मेरी खत्म हो गई। बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, मैंने कहा था कि अगर आप मुझे चेक के अंदर पैसे दोगे तभी मैं आपको अपनी वॉच सेल करूंगी, आपने चेक के अंदर पैसे दिए नहीं तो मैंने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया। या फिर दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी की डेथ हो गई। इन ऑल दीज केसेस द ऑफर गॉट रिवोक्ड और कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। So keep in touch with our site course Edu Info Math। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक्स लगता है कि आपको नहीं आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम वो नए टॉपिक्स आपके लिए बना कर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।